हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग स्टेट लेजिस्लेचर जिसके अंतर्गत विधान परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल और उसके साथ में विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में पूरे तरीके से इसको करने वाले हैं। इसमें हम लोग इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे, उसके साथ में जो एग्जाम में पीवाईक्यू पूछे गए हैं उनको अच्छे से करेंगे। इसमें दोनों चीज़ रहेंगी, जहाँ पे लगेगा मुझे कि आपको कॉन्सेप्ट की नीड है, कॉन्सेप्ट मिलेगा। जहाँ पे लगेगा कि ये सब डाटा आज याद करने हैं तो मेमोरी में कैसे जानी चाहिए, तो उसके लिए कुछ हम लोग ट्रिक्स और मेमोरी हैक्स भी करेंगे। तो इसको स्टार्ट करते हैं। अभी तक हम लोगों ने पार्ट 6 में गवर्नर, हमने स्टेट एग्जीक्यूटिव स्टार्ट किया था। स्टेट एग्जीक्यूटिव में 4 चीज़ें हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। पहला गवर्नर, दूसरा स्टेट का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तीसरा सीएम और उसके साथ में चौथा हम लोगों ने किया था एडवोकेट जनरल। तो 4 चीज़ें हो गई जो स्टेट के एग्जीक्यूटिव में आती हैं। अब हम लोग लेजिस्लेचर की तरफ आ रहे हैं, जिनका काम है जो विधि होता है, कानून होता है, उनको बनाना। तो इसके अंतर्गत हम लोग विधान परिषद पढ़ेंगे जो कि कुछ ही स्टेट में है, उनको हम देखेंगे, और उसके साथ में विधानसभा। अब बात करते हैं कि इसका जिक्र कहाँ पे है। तो पार्ट 6 में हम लोग देखते हैं। जैसे कि पार्ट 6 मैंने बोला था, जो 152 आर्टिकल है, आर्टिकल 152 से लेके आर्टिकल 152 से 237 तक मिलता है। ये क्या है? पार्ट 6। और पार्ट 7 जैसे कि मैंने कहा था, आर्टिकल 238 इसको हटा दिया गया है। तो इसलिए आप लोग इसको अच्छे से याद कर लेंगे। और 152 कैसे हमने बोला था कि जो इसको बोला था 12, 36, 152, ये 3 आर्टिकल तो आपको रट जाना चाहिए। यहाँ पे क्या मिलता है आपको? स्टेट का डिफिनीसन। तो यहाँ से आप कुछ पार्ट को, कुछ आर्टिकल्स को बाइफर्गेट कर सकते हैं, तो उसके बिहाफ पे याद कर सकते हैं। अब बात करते हैं ये कहाँ से है। आर्टिकल 168 से लेके 212 तक। जैसे हम लोगों ने पार्लियामेंट में किया था, 3 आर्टिकल किया था ना, जब हम लोगों ने पार्लियामेंट के आर्टिकल्स का एक वीडियो किया था, उसमें हम लोगों ने सरल किया था। स से संसद, किस आर्टिकल में था? 79। ठीक है, 79, 80, 81 हमने क्या किया था? सरल। अब उसी में से एक एक कितना हमने बोला था? -11 करने को। अगर 79 में से 11 अगर घटाएंगे तो आएगा 68। और 100 के बाद हमने बोला था कि 152 के बाद ही स्टेट स्टार्ट हो रहा है। तो 168 में क्या आ जाएगा? यहाँ पे आएगा आपका ये स्टेट का लेजिस्लेचर। ठीक है, और उसके साथ में 169 देखेंगे तो विधान परिषद, 170 देखेंगे तो आएगा आपका विधानसभा, जिसे लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं। तो 11-11 करके इन 3 आर्टिकल को उसके साथ में जोड़ सकते हैं। अब बात करते हैं कि विधान परिषद की। जैसे हम लोगों ने देखा था सेंट्रल में, संसद में 2 चीज़ देखा था, एक लोकसभा, एक राज्यसभा। लोकसभा को हम लोग लोअर हाउस बोलते थे, राज्यसभा को अपर हाउस बोलते थे। ठीक है, तो दोनों का काम क्या था? विधि बनाना। सेम ऐसे यहाँ पे भी है। अपर हाउस किसे बोलते हैं? विधान परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल को। और लोअर हाउस किसे बोलते हैं? लेजिस्लेटिव असेंबली को। ठीक है, दोनों का काम है कानून बनाना। लेकिन बात यहाँ पे आती है कि विधान परिषद को लेके जब बातचीत चल रही थी तो कुछ लोगों ने बोला कि इसको बनाने की नीड ही क्या है। ठीक है, कि बशर्ते एक प्रकार का पॉलिटिकल समझो कि इंटरेस्ट टाइप का हो जाता है। जैसे कुछ टाइम पहले आपने देखा होगा वेस्ट बंगाल में जब ममता दीदी चुनाव हार जाती हैं तो ये एक बिल लेके आती हैं, बोलती है कि अब यहाँ पे विधान परिषद का गठन कर दो। क्यों कर दो? क्योंकि पता लगे मैं और कहीं से अगर चुनाव लड़ती हूँ, अगर वहाँ से भी हार गई तो जैसा कि मैंने बोला था कि 6 महीने के लिए वो सीएम रह सकती हैं। लेकिन अगर 6 महीने के अंतर्गत, कल वाले वीडियो में हम लोगों ने किया था, उसमें हमने देखा था कि 6 महीने तक अगर वो किसी एक मेंबर में, किसी एक हाउस में अगर वो सिलेक्ट नहीं होती हैं या इलेक्ट नहीं होती हैं तो उनको जो है अपना सीएम का पद भी उनका जाना पड़ेगा। और वो तो उसी के लिए जो है यहाँ पे एक चीज़ आती है कि ये बोलती हैं कि विधान परिषद का हम गठन कर देते हैं वेस्ट बंगाल में, एक बिल भी लेके आती हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली है कि कुछ लोग इसको पॉलिटिकल इंटरेस्ट के रूप में देखते हैं। कुछ लोग बोलने वाले बोलते हैं कि इसका बस ये है कि यहाँ पे टाइम ज़्यादा लगेगा, कि अगर कोई बिल गया वो उसको रोकने के काम करेंगे। तो ये भी चीज़ें हैं। लेकिन जो भी है कि अगर हम देखेंगे कि ये सभी स्टेट में तो है नहीं, ये कितने स्टेट में है? सिर्फ 6 स्टेट में। इसको याद करने का ट्रिक है, जैसे आप लोग देखते हैं कि महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा लोग कौन होते हैं? यूपी वाले और बिहार वाले। ठीक है, दोनों का पंगा इधर उधर आप लोग न्यूज़ में चलता रहता है, जैसे कोरोना टाइम में देखते हैं, या वैसे भी भैया करके ये सब चीज़ें होती रहती हैं वहाँ पर। तो यूपी, बिहार, महाराष्ट्र 3 ऊपर हो गए। अब 3 साउथ में लेते हैं। कौन कौन? इधर से चलते हैं, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। ठीक है, अगर इसको चाहे तो मैप में ऐसे देख सकते हैं। एक्चुअली मैप से चीज़ें याद हो जाती हैं। महाराष्ट्र, ठीक है, ये हो गया यूपी,
बिहार, ये लोग कहाँ पे आ रहे हैं, एमपी में, ठीक है। ये कर्नाटक हो गया, ये आंध्र प्रदेश हो गया, ये तेलंगाना हो गया, ठीक है, ये रहा तेलंगाना, ठीक है। तो मैप है छोटा है तो वैसे आप लोग समझ सकते हैं। तो ये 6 जहाँ पे जो है अभी ये है, कुछ टाइम पहले आप लोगों ने देखा होगा कि आंध्र प्रदेश हटाने का बिल पारित करता है, लेकिन इसको पारित तो वो लोग करते हैं, लेकिन अभी ये संसद के पास आएगा, फिर ऐसे बंगाल ने बनाने का पारित किया, फिर वो आएगा कहाँ पे, पार्लियामेंट में। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन बस इतना जानते रहिए कि 6 जगह अभी है। इसके गठन का क्या प्रोविज़न है ये हम लोग देखते हैं। इसका जो गठन का आर्टिकल है, आर्टिकल 169 में दिया गया है। जैसा मैंने बोला था कि 70 में किसका है, वहाँ पे तो राज्यसभा के गठन की बात थी, ठीक है, र से राज्यसभा, ऐसे वहाँ -11 करेंगे 169 आ जाएगा। यहाँ पे विधान परिषद के गठन की बात की गई है। तो यहाँ पे देखते हैं कि संसद क्या करेगी, एक विधि बनाएगी, ठीक है। जो अल्टीमेट पावर है वो है पार्लियामेंट के पास में, कि ये जो है विधि बना के किसी को जो है बना देगी, लेकिन किसी भी स्टेट में। लेकिन उसके लिए एक संकल्प पारित करना होता है। जो स्टेट है उसको अपने यहाँ संकल्प किस प्रकार का होना चाहिए, विशेष बहुमत टाइप का। इसमें हम लोग क्या लेते थे कि टोटल का बहुमत प्लस जो उपस्थित हैं और मतदान करने वाले हैं उसका 2/3, तो इसी को क्या बोलते हैं, विशेष बहुमत। तो इसमें क्या होता है, इसमें टोटल का बहुमत प्लस उपस्थित प्लस मतदान देने वालों का 2/3। इतने से अगर संकल्प कोई स्टेट अगर पारित कर देता है या कहीं स्टेट लेजिस्लेचर पारित कर देता है, तो जो है वहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल बनने की ये आएगा कहाँ पे, पार्लियामेंट के पास में। पार्लियामेंट इसको कैसे पास करता है, साधारण बहुमत से करता है। इसलिए ये क्वेश्चन कई बार पूछा है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल का जब गठन होता है तो पार्लियामेंट किस आधार पर करता है, तो वहाँ पे विशेष बहुमत, साधारण बहुमत, तो ऐसे करके दिया रहेगा। तो साधारण बहुमत के आधार पर करता है। ये जो है आर्टिकल 368 के तहत अमेंडमेंट नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने देखा था जो साधारण बहुमत वाले रहते हैं उनको अमेंडमेंट नहीं माना जाता है। तो ये चीज़। अब बात करते हैं कि इसकी संख्या की बात करें या बात करें संरचना की, तो ये जो है आर्टिकल कौन सा है इसका, आर्टिकल 171 है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, ये कौन से उसमें मिलेगा आपको, आर्टिकल 171, ठीक है। इसमें देखते हैं कि जो है टोटल कितने इसमें रहेंगे, जैसे कि सीटों की संख्या का निर्धारण कैसे किया जाता है, जनसंख्या के आधार पर करेंगे, ठीक है। लेकिन वो चीज़ें किसके आधार पर करेंगे, यहाँ पे जैसे हर एक स्टेट की जनसंख्या अलग अलग है, तो वहाँ पे जो विधानसभा में जितने मेंबर होंगे वो अलग अलग होंगे, ठीक है। तो इसकी जो संख्या निर्धारित की जाती है वो विधानसभा में जितने मेंबर्स हैं उनके आधार पर की जाती है। यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर में जितने मेंबर हैं उनका 1/3 हो, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 40 से कम नहीं होना चाहिए। ये जो है इसके निर्धारण की ये जो है मान्य डाटा है, इसको आप लोग याद रखिएगा। बस इतना माइंड में रहे कि 40 से कम नहीं, 1/3 से अधिक नहीं। 1/3 किसका, स्टेट लेजिस्लेचर का, ठीक है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे जो गवर्नर हैं, अगर हम इसको देखेंगे, ये 5/6 प्लस 1/6 का वो होता है, ठीक है। 5/6 किस प्रकार से आते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से। 1/6 कैसे आते हैं, नॉमिनेटेड, ठीक है। अब इसको देखते हैं कि यहाँ पे जो है 1/3 मेंबर कहाँ से आते हैं, लोकल बॉडीज से, जहाँ पे नगर पालिका वाले रहते हैं, जो जिला बोर्ड रहता है, इन सब में। विधानसभा सदस्यों द्वारा कितने आते हैं, 1/3। 1/12 कितने आते हैं, 1/12 स्नातक से, 1/12 आते हैं टीचर। लेकिन ऐसे जो 3 वर्ष से ज़्यादा स्नातक का अपना पूरा कर लिए हैं और 3 वर्ष तक का स्नातक पूरा कर लिए हैं, और टीचर ऐसे जो है 3 साल तक अध्यापन का कार्य किए हों। लेकिन इनके लिए ये है कि ये माध्यमिक स्कूल हैं, या तो उसमें हूँ या तो उसके ऊपर हूँ, ठीक है। 1/6 को गवर्नर नॉमिनेट करता है, कहाँ से करता है, लास्ट से। लास्ट से मतलब कि ये लास्ट नहीं, लास्ट से मैंने बोला था, एल से लिटरेचर, ए से आर्ट, एस से सोशल सर्विसेज, एस से यहाँ पे साइंस हो गया, और सी से कोऑपरेटिव, ठीक है। तो ये 5 चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। लेकिन गवर्नर अगर जिसको नॉमिनेट करता है उसके खिलाफ चुनौती नहीं दी जा सकती कि इन्होंने इसका नाम क्यों नॉमिनेट किया, क्यों नहीं किया, तो आप लोग कोर्ट में नहीं जा सकते हैं कोई। तो ये जो है उसके बारे में बताता है।
ठीक है। इसको याद करने का अगर सिंपल सा अगर ट्रिक देखें कि ये डाटा कैसे याद रखेंगे, जैसे आपको पता होगा कि जो लोकल बॉडी होते हैं, लोकल बॉडी में 3 स्तर पर होती है, एक जिला, एक ब्लॉक और एक जो है विलेज लेवल पर। तो 3 लेवल पर 3 याद कर सकते हैं। विधानसभा जब यहाँ पे भी चुने जाने वाले, मतलब कि लोकल बॉडी यानी कि सबसे नीचे के लेवल की डेमोक्रेसी, उसके ऊपर विधानसभा वालों को ले सकते हैं, तो इनका भी 1/3 है, तो इन दोनों को एक साथ कर सकते हैं। 1/12 को अगर आपको स्नातक करना है या टीचर करना है, आप 12th के बाद ही कर सकते हैं। अब तो 12th के बाद आप डायरेक्ट स्नातक में यानी ग्रेजुएशन में आप अपना दाखिला कराएंगे, या 1/12 के बाद जैसे अभी वो है ना बीएड का या बीटीसी का, तो इन सब का अभी शायद गवर्नमेंट ने डीएलएड करके समथिंग जो भी अपना टीचिंग का स्टार्ट किया है 12 के बाद, यानी कि 12 के बाद आप टीचर का भी वो कर सकते हैं। तो 12 बस कॉमन याद रखिएगा। 1/6 गवर्नर का आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं कि इनका जो इलेक्शन होता है या कहें चुनाव होता है, वो एकल संक्रमणीय मत समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर होता है। ये चीज़ें हम लोगों ने कई बार किया था, प्रेसिडेंट में, फिर इसके बाद वाइस प्रेसिडेंट वाले में, और इसके साथ में राज्यसभा वाले में। तो अभी इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ कि ये क्या होता है, एकल संक्रमणीय मत क्या होता है और वो चीज़ें, तो इसको आप लोग वहीं से देखिएगा। अब बात करते हैं कि इसमें एलिजिबिलिटी की बात करें, तो एलिजिबिलिटी इसमें 30 ईयर होता है, उनकी एज 30 ईयर होनी चाहिए। विधान परिषद के मामले में जैसे राज्यसभा में था 30 ईयर, वैसे यहाँ पे भी है। जैसे कुछ चीज़ें यहाँ पे कॉमन दिखेंगी आपको कि राज्यसभा की चीज़ें यहाँ आ रही हैं, यहाँ की चीज़ें वहाँ जा रही हैं, तो 30 ईयर। और अगर विधानसभा के मामले में देखें तो वहाँ पे 25 ईयर। गवर्नर जिनको नॉमिनेट करते हैं वो जो है वहाँ के निवासी होने चाहिए, ठीक है। और जो इनकी और एक एलिजिबिलिटी देखेंगे कि जो विधानसभा का निर्वाचक होने की जो योग्यता है वो भी इनके अंतर्गत होनी चाहिए। तो बेसिकली बस इतना याद रखेंगे, निवासी का बार बार ऑप्शन में देता है, तो आप लोग याद रखिएगा कि ये जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं वो उस राज्य के निवासी होने चाहिए। अब बात करते हैं कि अगर इसके टर्म की बात करें तो जो कार्यकाल है वो 6 साल का होता है। यहाँ पे कई बार क्वेश्चन दिया जाता है कि क्या इसका विघटन किया जा सकता है, क्या इसको समाप्त किया जा सकता है। देखो, समाप्त अलग है, विघटन अलग है, ठीक है। तो इसको समाप्त नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसका विघटन किया जा सकता है, यानी जैसे किसी स्टेट ने इसको बनाया है तो वो जो है उसका विघटन कर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर इसका टर्म देखें, इसके सदस्यों का टर्म देखें तो 6 साल का होता है। 2 साल पर 1/3 मेंबर हटाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है 1/3 मेंबर पुनः निर्वाचन के योग्य रहते हैं, तो ये भी आप लोग जान सकते हैं, यानी जो मेंबर जाएंगे वो आ भी सकते हैं। लेकिन अगर समय के पहले किसी मेंबर ने त्यागपत्र दे दिया या उसकी मृत्यु हो गई, तो जो नया सदस्य आएगा वो नया सदस्य बचे हुए टाइम के लिए रहेगा। यहाँ पे जैसे अगर किसी ने त्यागपत्र दे दिया, त्यागपत्र और मृत्यु, तो जो नया सदस्य आएगा, नया सदस्य ये जो है बचे हुए समय के लिए होगा, बचे हुए समय के लिए, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये कई बार एग्जाम्स में पूछ चुका है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं कि इनको हटाए जाने का या इनकी निर्भरता के कौन कौन से वो हैं, उसको देख लेते हैं। इसमें 2-3 ही इंपॉर्टेंट हैं, इसमें जो इम्पोर्टेंट है वही मैंने लिखा है। जैसे ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के पद पे नहीं होना चाहिए, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये पूछेगा कि मंत्री अगर कोई है तो वो हो सकता है कि नहीं। तो मंत्री का जो पद है वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में उसको नहीं शामिल किया जा सकता है। ये भी इन्हीं लोगों के ऊपर है कि किसको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट समझेंगे, किसको नहीं समझेंगे, ठीक है। दूसरा, ये वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जैसे वो किसी निगम में जहाँ पे सरकार की हिस्सेदारी 25% से ज़्यादा का हो, 25% या 25% से ज़्यादा हो, वहाँ पे ये डायरेक्टर और मैनेजर के पद पर नहीं हो सकते हैं, ठीक है। अगर हैं तो हटाया, इनको जो है हटा देंगे। दल बदल के आधार पर इनको हटाए जाने का प्रोविज़न है, वो कौन करता है, अध्यक्ष या सभापति, ठीक है। और ये जो है अध्यक्ष और सभापति दल बदल के आधार पर हटाते हैं। जैसा कि दल बदल में हमने पढ़ा था, जो 52 अमेंडमेंट है 1985 में राजीव गांधी सरकार में, तो आता है कब, 52वां अमेंडमेंट इससे रिलेटेड है 1985 का, 10वीं अनुसूची रिलेटेड है। हमने इसमें ये भी देखा था जो 2/3 मेंबर्स होते हैं वो लीगल होते हैं, क्योंकि 2/3 मेंबर्स वहाँ से हटते हैं, राइट। तो यहाँ पे लेकिन एक मामला गया था कि हो तो होलोन का, ऐसे समझो कि एक टाइम पे एक थे यहीं हरियाणा के शायद थे, उनका नाम था गयाराम, ठीक है। वो कुछ ही दिन में कम से कम
3 से 4 पार्टियां बदलते हैं, कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में, तो समझो कि आया राम गया राम, तो ये केस ही बहुत वो है, आया राम गया राम, कब आए राम कब गए राम पता ही नहीं चल रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे जो है ये चीज़ें चल रही थी, तो सुप्रीम कोर्ट देखा तो उसने बोला कि हो तो हो लोहान, मतलब की हो तो कि कभी इधर कभी उधर, तो एक की हो तो की हो तो से आप लोग एक केस याद रखिएगा, क्वेश्चन कई बार पूछा है कि की हो तो होलोहॉन में सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में बोला कि अगर जो ये दल बदल के आधार पर अध्यक्ष या सभापति जो निर्णय ले रहे हैं उनके निर्णय की समीक्षा की जा सकती है। ठीक है, यानी कि उनका जुडिशियल रिव्यू की जा सकता है। ठीक है, तो ये तो हो गया इससे रिलेटेड। अब बात करते हैं कि इसके बाद इसमें तो कुछ छूट नहीं रहा। ठीक है, ये तो हो गया विधान परिषद से रिलेटेड, लेजिस्लेटिव काउंसिल। अभी इसमें कुछ और आएंगे जहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इसकी विधि निर्माण की प्रक्रिया क्या है या फिर इसको हटाए जाने का क्या क्या वो है, तो चीज़ें हम लोग देखते हैं। अब बात करते हैं विधानसभा की, लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करते हैं। तो इसमें जो है सिंपल सा कुछ चीज़ें फैक्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 170, इसके साथ में 25 साल तक इसमें रहेगा कार्यकाल का जो लोकसभा का रहता है। 5 साल पे सभी को 5 साल पे मतलब इसको विघटन इसका होता है तो इसको हटाया जाएगा। ठीक है, यानी कि समाप्त हो जाएगा 5 साल पे, जैसे इलेक्शन होता है राज्य का। अब इसके बाद बात करते हैं कि लेकिन इसमें जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि अगर इमरजेंसी लगी हुई है, इमरजेंसी के टाइम पे 1 साल तक इसका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, और ये 1-1 साल करके कितना भी टाइम तक बढ़ाया जा सकता है, पहला फैक्ट। दूसरा कि अगर जैसे इमरजेंसी समाप्त हो गई तो 6 महीने के अंदर अंदर तक ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे सरकार को बढ़ा सकते हैं, उसके बाद वहाँ पे उनको ख़त्म करना ही पड़ेगा। तो ये दोनों फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा। अब बात करते हैं कि इसके गठन से रिलेटेड आर्टिकल 170 है, इसको याद रखिएगा। इसके साथ में इसमें जो मैक्सिमम हो सकते हैं और मिनिमम, ये 1-2 बार पूछा है, तो इसमें मैक्सिमम मेंबर्स कितने हो सकते हैं 500, मिनिमम कितने हो सकते हैं 60 500। ठीक है, इसमें कितना था मिनिमम, इसमें 40 और 1/3 मैक्सिमम। ठीक है, और ये कैसे होता है अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन ऑफ जिस स्टेट का हो रहा है वहाँ पे। ठीक, लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है, जैसे अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, गोवा, यहाँ पे कितना है 30 है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, गोवा। और अगर मिजोरम की बात करें, मिजोरम में 40 है, नागालैंड के 46 है। पीसीएस के एग्जाम में डायरेक्ट ये पूछ ही लेता है कि वहाँ पे कितने सीट्स हैं। तो जैसे मिजोरम, इसको याद करने का ट्रिक है, रम पता नहीं शायद 40 का आता है क्या, वैसे मैंने कभी पिया नहीं है, जो कभी लाए होंगे उनको पता होगा, शायद पता नहीं 40 के आसपास याद रख लो कि 40 का मिलता होगा। और नागालैंड का ऐसा याद रख लो कि जैसे इससे रिलेटेड एक स्टोरी है, जैसे आप जब महाभारत देखते हैं, महाभारत में एक जिक्र आता है कि दुर्योधन जो है अपनी माँ से मिलने जब वो नंगे जाता है, वो वाला सीन, तो कृष्ण आते हैं उनके सामने, कृष्ण भगवान, वो बोलते हैं छी छी इतने टाइम बाद तुम अपनी माँ से मिलने जा रहे हो और तुम नंगे जा रहे हो। उसके पीछे कॉन्सेप्ट ये था कि जो गांधारी थी वो अगर किसी को अगर वैसे देख लेती, तो अगर दुर्योधन को ही देख लेती तो उसका पूरा शरीर समझो कि वज्र के समान हो जाता, फिर भीम अगर कहीं भी मारते पता नहीं चलता। तो वहाँ पे कृष्ण बोलते हैं छी छी, तो छी छी से 46 याद रखना कि तुम नंगे जा रहे हो वहाँ पे क्या, तो वही केले का पत्ता लगा के जाता है और बाद में जो है वही उसके मृत्यु का कारण भी बनता है। ठीक है, तो मिजोरम 40, रम 40 याद रखना, नागालैंड 46 याद रखना। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं कि जैसे अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, गोवा, तो यहाँ पे 30 आप लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसमें जो सीट होती है, सीट का निर्धारण 1971 के पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग होता है, क्षेत्र का निर्धारण 2001 की जनसंख्या के आधार पर होता है। ठीक है, ये क्या है बेसिकली जो सेंसस होता है उसके आधार पर। ऐसे याद रखिए जैसे सीट होता है, सीट का अगर जैसे साउथ के जो स्टेट हैं वो जो है पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने कार्य किया है। अब अगर वहाँ पे सीटों का निर्धारण आज के टाइम पे अगर किया जाए, जैसे कि 2011 के टाइम पे, तो वहाँ पे बहुत कम सीटें जाएंगी, राइट। और जैसा कि आपको पता होगा जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं या ऐसी बहुत जगह जहाँ पे जो है सीटों को ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, तो अब अगर यहाँ पे ये चीज़ें की जाएंगी या राज्यसभा में सीटों का जो प्रतिनिधित्व जब होता है, तो वहाँ पे अगर जनसंख्या का निर्धारण 2011 के आधार पर करेंगे, तो ऐसे स्टेट जैसे यूपी, बिहार, जहाँ पे जनसंख्या एक साथ बढ़ी हुई है, ठीक है, तो वहाँ पे
ये चीज़ें जो है वहाँ पे सीटें ज़्यादा हो जाएंगी, फिर इनका प्रतिनिधित्व ज़्यादा हो जाएगा, चाहे राष्ट्रपति का चुनाव हो या राज्यसभा में हो, तो ऐसे। अब अगर 1971 के आधार पर इसीलिए किया गया है क्योंकि उस टाइम पे जो है जनसंख्या कम ही थी, तो इस आधार पर 1971 की जनसंख्या और क्षेत्र का निर्धारण जो करते हैं परिसीमन के आधार पर, वो 2001 के आधार पर करते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद बात करते हैं, जैसे कि परिसीमन अभी 4 ही बार गठन हुआ है, 1952, 1962, 1972 और उसके साथ में 2002। ठीक है, अब इस बार होना है, जैसे 2026 तक, अगर 2025-26 तक अगर चुनाव हो जाता है, ठीक है, चुनाव बोल रहे हैं कि 2025 में चुनाव ही होगा, तो इधर अभी सेंसस का कोई वही नहीं बनता है। अब अगर सेंसस अगर 2026 तक आ जाएगा, जैसे कि आपको पता होगा कि वुमेन रिजर्वेशन बिल भी ला रहे हैं लोग, तो वो सेंसस और डिलिमिटेशन के बाद ही होगा, तभी लागू होगा, यानी कि 2027-28 तक। ठीक है, तो फिर से अगर होना होगा तो अब जाके वो डिलिमिटेशन कमीशन का गठन होगा। अब बात करते हैं कि इसमें अध्यक्ष सभापति के शक्ति क्या है और कार्य क्या है। इसमें हम लोग डेप्थ में नहीं चलते हैं, इसकी जो सारी चीज़ें हैं इसमें, चाहे सदन का बुलाना या फिर वहाँ पे जो सत्र का, ये सब चीज़ें जैसे हम लोगों ने सेंट्रल में पढ़ा था सेम चीज़ें आएंगी, तो क्यों रिपीट करेंगे। दल बदल का सेम है। इसके जो अध्यक्ष होते हैं या सभापति, वो अपना कास्टिंग वोट ही देते हैं, या कहें कि निर्णायक मत देते हैं। इसका सिंपल सा मतलब है कि ये जो है तब तक वोट नहीं देते हैं जब तक दोनों तरफ बराबर ना हो जाए। ऐसे समझो कि जैसे 50 मेंबर पक्ष में है, 50 मेंबर विपक्ष में है, तो अब बराबर हो गया, अभी अपना कास्टिंग वोट डालते हैं, यानी कि निर्णायक मत देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब बात करते हैं कि जो ये लोग रहते हैं, ये किसी भी सत्र को गुप्त सत्र में बदल सकते हैं। धन विधेयक, ये किसके पास में अधिकार होता है, जो अध्यक्ष होता है उसके पास में बेसिकली राइट्स होता है कि वो किसी को धन विधेयक बना सकता है। गण पूर्ति कितना रहता है, 1/10 का। अगर इतने मेंबर्स नहीं हैं तो अध्यक्ष और सभापति के पास में ये अधिकार है कि वो सत्र को स्थगित कर सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसमें जो सत्र से रिलेटेड जो सारी चीज़ें हम लोगों ने किया था, गवर्नर वाले में कर लिया था, और सेम चीज़ें प्रेसिडेंट वाली ही हैं। अब बात करते हैं विधि निर्माण की प्रक्रिया। क्वेश्चन बार बार यहाँ से पूछा जाता है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, इसमें एक चीज़ छूटा हुआ है, जैसे जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, पहले होता था कि जैसे सेंट्रल के मामले में वहाँ पे हम लोग देखते थे प्रेसिडेंट 2 का यहाँ पे नॉमिनेटेड मेंबर के रूप में वहाँ पे करते थे, उनको हटाया गया। अगर विधानसभा के मामले में देखें तो यहाँ पे 1 मेंबर का किया जाता है, तो वो भी 104 जो अमेंडमेंट था, 104वां अमेंडमेंट SC ST, तो 4 इसमें आ रहे हैं SC ST, तो 4 के साथ में हमने बोला था यहाँ पे जो एंग्लो इंडियन का कॉन्सेप्ट था उसको हटा दिया गया और SC ST का 2030 तक बढ़ा दिया गया। ये किसके आधार पर रिजर्वेशन मिलता है, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। जो SC ST हैं इनको रिजर्वेशन किसके आधार पर मिलता है, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 332, आर्टिकल 332। ठीक है, अब बात करते हैं जो विधि निर्माण की प्रक्रिया है, इसमें बेसिकली 2 प्रकार से देखते हैं, साधारण विधेयक के आधार पर, एक धन विधेयक। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि विधान परिषद के क्या राइट्स हैं और उसके साथ में कितना पावर है, और यहीं से क्वेश्चन बेसिकली 3 से 4 बार पूछा गया है, तो इसको याद रखिएगा। जैसे जो विधान परिषद है उसके पास में समझो कि ना के बराबर शक्ति है। जैसे लोगों ने बोला था कि कहीं ये जो है इसके पास में ऐसी कोई पावर इसको न दिया जाए कि टाइम लेट लगे, जैसे कोई बिल आया ये इसको रोक लिया, तो ऐसा कोई, इसलिए इसको जो है बिना दांत के बनाया गया है। ये काट नहीं सकता है, अब उसके आगे बोल नहीं सकते हैं। ठीक है, मेरी भी कुछ मर्यादा है। ठीक है, नीतीश कुमार तो बोल सकते हैं पर मैं नहीं बोल सकता, अपनी मर्यादा का ख्याल थोड़ा सा करके। खैर, विधान परिषद का बस इतना सा याद रखना कि फर्स्ट टाइम पे ये 3 मंथ के लिए रोक सकता है। सेकेंड टाइम पे अगर जैसे मान लो कोई साधारण विधेयक है, सिंपल सा है कि अगर वो लेजिस्लेटिव असेंबली से पास हुआ, आया कहाँ पे, लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास में। ठीक है, अब लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास में आया, जैसे अभी मैंने बोला था कि नीतीश जी कुछ भी बोल सकते हैं, तो उससे किसी चीज़ का लेना देना नहीं है। हाँ, लेकिन आप लोग इस पर एक क्वेश्चन ज़रूर बताइएगा, क्या वो जिस भाषा में वहाँ पे बात किए, वो क्या जो विधान परिषद की विधानसभा की जो भाषा या विधान परिषद में भी सेम चीज़ें बोलते हैं, तो क्या वो किस आर्टिकल के तहत, क्या वो किसी आर्टिकल में ऐसी चीज़ें बताई गई हैं या फिर विधानसभा या विधान परिषद के किसी भाग में बताई गई हैं कि हम किस भाषा का प्रयोग करें, किस भाषा का प्रयोग ना करें, ये सब चीज़ें कहाँ पे बताई गई हैं। आप लोगों को अगर पता हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है,
तो विधान परिषद अगर इसके पास में कोई साधारण विधेयक आता है तो एक बार में इसे जो है 3 मंथ तक रोकने का हक है, राइट। अब अगर ये 3 मंथ के बाद ये क्या करेगा कि अगर जैसे 3 महीने तक रोक लिया, अब इसके बाद जो है ये विधेयक अगर वापस किए, फिर से अगर उन्होंने पारित कर दिया तो यहाँ पे आएंगे, फिर इनको देना तो बाध्य होगा, राइट। लेकिन अगर 3 महीने तक रोके हैं, दोबारा उन्होंने पास कर लिया तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने तक रोकेंगे, ठीक है। इसीलिए बार बार क्वेश्चन बनता है कि जो विधान परिषद है इसके पास में साधारण विधेयक को रोकने की मैक्सिमम टाइम लिमिट कितनी है, तो मैक्सिमम कितनी है 4 मंथ। एक बार में, पहली बार में 3 मंथ, सेकेंड टाइम में 1 मंथ, तो ये 4 मंथ तक ही रोक सकता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कई बार पूछा जा चुका है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि जो साधारण विधेयक के मामले में हम लोग देखते हैं कि सेंट्रल के मामले में देख रहे थे, जो 108वां आर्टिकल हम लोग पढ़े थे, 108 आर्टिकल, तो वहाँ पे क्या हम लोगों ने देखा था, ज्वाइंट सिटिंग का कॉन्सेप्ट सेंट्रल के मामले में है, राइट। कि अगर कोई बिल गया 6 महीने तक, अगर राज्यसभा उस पर कोई चीज़ नहीं करता है कि न तो सुझाव दे रहा है न तो वापस कर रहा है, तो वहाँ पे प्रेसिडेंट के पास में पावर है कि वो ज्वाइंट सिटिंग के लिए बुला सकता है। फिर ज्वाइंट सिटिंग में गया तो कोई भी विधेयक वहाँ पे साधारण बहुमत से ही पास होता है, ठीक है। लेकिन ये चीज़ें यहाँ पे नहीं देखी जाती हैं, यहाँ पे संयुक्त बैठक का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ठीक है। जो ज्वाइंट सिटिंग है, ज्वाइंट सिटिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसके साथ में अगर धन विधेयक की बात करें, धन विधेयक में लेजिस्लेटिव असेंबली के पास में अल्टीमेट पावर है, जैसे वहाँ पे लोकसभा के पास था, ठीक है। ये जो है गवर्नर जो है इसको पुनर्विचार के लिए वापस नहीं कर सकते हैं। अगर ये विधान परिषद के पास में आया 14 डेज में इनको जो है इस पर कुछ करना रहेगा कि आपको इसमें कुछ सुझाव देना है, सुझाव गया, वो विधानसभा के माइंड पर डिपेंड करता है कि वो उसको अपनाए या ना अपनाए। लेकिन अगर 14 दिन तक ये अपने पास में रखते हैं या इससे ज़्यादा टाइम तक रखते हैं तो ये मान लिया जाएगा कि आपने पास कर दिया। तो मैक्सिमम इनका कितना है 14 डेज, ठीक है। अब अगर बात करते हैं कि अगर जैसे कोई भी विधेयक है, अगर वो आता कहाँ से है, लेजिस्लेटिव काउंसिल में अगर वो स्टार्ट होता है, ठीक है। अगर वो विधान परिषद में वो स्टार्ट हुआ तो जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके पास में ये पावर है कि वो उस पर अनलिमिटेड टाइम तक वो अपने पास में रख भी सकती है, वो उस विधेयक को खारिज भी कर सकती है, ठीक है। या कहें कि वो जो है उसके ऊपर कोई बाध्यता नहीं है कि वो जो है इतने टाइम के अंतर्गत वापस करे या उस पर सुझाव दे ही, वो उसके मन पर है। लेकिन अगर वो खारिज कर देगी तो इसको बाध्य नहीं किया जा सकता है, यानी कि इसको अल्टीमेट पावर है, ठीक है। अब बात करते हैं कि जैसे कुछ विधेयक होते हैं, वो जैसे गवर्नर जो है जिस विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ अपने पास में रखता है, तो वहाँ पे बेसिकली ये वाले पॉइंट को बार बार पूछा जाता है, इसलिए यहाँ पे इसको कर रहे हैं, ठीक है। ये 2 पॉइंट को यहाँ पे बेसिकली ये होता है कि जैसे गवर्नर है उसके पास में जैसे 4 प्रकार के राइट्स हैं, ठीक है। गवर्नर या तो बिल को अपने पास में रखे, पहला, या तो उसको पुनर्विचार के लिए वापस कर दे, दूसरा, ठीक है, अपने पास में पड़ा रहने दे, या फिर उस पर स्वीकृति दे दे, 3 हो गया। चौथा पावर है उसके पास में, वो राष्ट्रपति के विचारार्थ उसको जो है राष्ट्रपति के पास भेज दे। अब यही 4 पावर किसके पास में है, राष्ट्रपति के पास में। राष्ट्रपति के पास में है या तो वो जो है उस विधेयक पे अपनी अनुमति दे दे, या फिर अनुमति ना दे, या तो वो अपने पास में पड़ा रहने दे। वो इसमें समय सीमा की बात नहीं हो, चाहे जितने टाइम तक अपने पास में रख सकता है। इसके साथ में अगर देखें कि अगर वो मान लो कि विधेयक को वापस किया तो 6 महीने के अंतर्गत जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसको उस विधेयक पे कोई ना कोई डिसीजन लेना होगा, ठीक है। अब अगर 6 महीने के अंतर्गत इन्होंने लेजिस्लेटिव असेंबली ने उस विधेयक पर कोई डिसीजन लिया, लेकिन अगर वहाँ पे जो है उसके बाद गया कहाँ पे, राष्ट्रपति के पास, फिर से अगर वो जो है राष्ट्रपति के पास वो पहुंचा, तो राष्ट्रपति ये नहीं है कि उसके ऊपर कोई बाध्यता नहीं है कि ये जो है कि इतने टाइम में फिर से प्रेसिडेंट उस पर विचार करेगा ही करेगा। यानी कि सिंपल सा है कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके पास में बाध्यता है कि वो 6 महीने के अंतर्गत उस पर अपना सुझाव देगी या जो भी है उस पर अपनी बात बताएगी। लेकिन फिर से अगर वो प्रेसिडेंट के पास में जाता है तो प्रेसिडेंट के पास में ये ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि वो उस पर इतने टाइम में ही कोई ना कोई रिस्पॉन्स दे, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका। अब बात करते हैं कि इसमें जो निधियाँ हैं, निधियाँ सेम है, जैसे कंसोलिडेटेड 266, कंटिजेंसी 267, पब्लिक अकाउंट का ये कितना है 266 का दूसरा वाला, ठीक है। इसको याद करने का मैंने बोला था, जो कंस है CONS, इसके बाद T आएगा, इसलिए इसमें +1 हो जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गया
कि हम लोगों ने देख लीजिए ज़्यादा 25 से 30 मिनट का वीडियो हुआ होगा। तो इसमें लेकिन हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट के साथ में फैक्ट है, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग ये चीज़ें छोड़ के चले जाते हैं। ये सोचते हैं कि ये तो जैसे हम लोगों ने राज्यसभा पढ़ा सेम वैसे ही है, जबकि आप लोग कई जगह देख रहे होंगे जैसे उसकी कैसे नियुक्ति होती है, या वहाँ पे जो है कुछ चीज़ें हम लोगों ने देखा कि कहाँ कहाँ से आते हैं, कहाँ कहाँ पे विधान परिषद है, विधान परिषद के पास में कौन कौन से पावर्स हैं, ये चीज़ें। तो इसमें कुछ चीज़ें हैं कि जो हम लोगों ने सेंट्रल वाले में नहीं पढ़ते हैं, लेकिन हम लोग ये मान के चलते हैं कि हमारे दिमाग में ये बैठा ही दिया जाता है कि जैसे सेंट्रल का है वैसे स्टेट का भी पढ़ लेना है, लेकिन सारी चीज़ें हूबहू नहीं हैं। तो इसलिए मैंने इसको कवर करा दिया। अब आपका काम है कि इसको अच्छे से कवर करो। इसका अभी मैं हट जाऊंगा, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, और इसके साथ में आपको करना ये है कि जितना भी क्वेश्चन आपको लगे, चाहे वो पीसीएस का हो, चाहे यूपीएससी का हो, जिस भी एग्ज़ाम का आप प्रिपरेशन कर रहे हो, कम से कम इससे रिलेटेड जहाँ जहाँ आपको क्वेश्चन दिखे आप लोग उसको सॉल्व करिए। जहाँ पे जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई भी दे दूँगा। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। अब कल जो हम लोग करेंगे, कल हम लोग हाई कोर्ट करेंगे, अगर टाइम रहा तो उसी के साथ में जो सबॉर्डिनेट कोर्ट्स हैं तो उनको भी सबॉर्डिनेट कोर्ट को कंप्लीट करके कल जो है पार्ट 6 को समअप कर देंगे। उसके बाद 8, 9 ये सब छोटे छोटे हैं। कोशिश यही रहेगा कि 20 नवंबर के पहले पहले पॉलिटी लेक्चर कंप्लीट हो जाए। उसके बाद फिर हम लोग ज्योग्राफी या जो मॉडर्न हिस्ट्री हम लोग स्टार्ट किए थे, अभी 10-12 लेक्चर हुए होंगे 1885 तक, तो फिर उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद देखते हैं।